चलिए बेटा, यहाँ पे हम रोलिंग मोशन का अपना सेकंड पार्ट जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। इस वीडियो में आप रोलिंग मोशन के जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बचे हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, कंसेप्ट्स हैं, वो देखेंगे यहाँ पे, और फिर उसके बाद हम इंक्लाइंड प्लेन पे रोलिंग मोशन जो है वो हम खत्म करेंगे आज। ठीक है, चलिए, जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़िए कि एक यूनिफॉर्म स्फीयर है जिसका मास और रेडियस दिया हुआ है, उसको एंगुलर स्पीड ओमेगा से घुमाया गया उसकी एक्सिस के अबाउट, उसकी एक्सिस मतलब सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली उसकी एक्सिस के अबाउट। फिर उसके बाद उस स्फीयर को एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दिया। फ्रिक्शन की वजह से वो स्फीयर जो है आगे की तरफ एक्सेलरेट होने लगा और रोटेशन डी एक्सेलरेट होने लगा। इसका क्या मतलब है मैं अभी क्वेश्चन में समझाऊंगा। Till the sphere starts pure rolling on the surface. Find the linear speed of the sphere after it starts pure rolling. ठीक, तो ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वो मैं आपको पहले समझाता हूँ। उसने क्या बोला कि एक स्फीयर लिया, एक सेकेंड जस्ट, ये रहा स्फीयर। उस स्फीयर को उसने अपनी एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमाया हुआ है और उसके बाद जमीन पे छोड़ दिया, उसके बाद जमीन पर छोड़ दिया। तो बेटा ध्यान से देखो, अगर हमें ये चाहिए कि जो स्फीयर है वो प्योर रोलिंग करे तो उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, ग्राउंड पे प्योर रोलिंग करे, कि आगे की जो वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वीसीएम, वो बराबर होनी चाहिए ओमेगा आर के। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है स्फीयर का ग्राउंड के साथ, उसके पास सिर्फ एक ही वेलोसिटी है, और कितनी है वो, ओमेगा। उसके पास सिर्फ एक ही वेलोसिटी ओमेगा। क्यों? क्योंकि स्फीयर को सिर्फ घुमाकर छोड़ा है, चलाकर नहीं छोड़ा, मतलब सिर्फ रोटेशनल मोशन कराने के लिए एंगुलर वेलोसिटी दे दी है, ट्रांसलेशन का वीसीएम गायब है। तो बेटा ऐसे केस में सिंपल सी बात है, आप समझ सकते हो कि जो स्फीयर का नीचे वाला पॉइंट है वो ग्राउंड के ऊपर स्लिप करेगा, इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो पीछे की तरफ स्लिप करेगा। तो इस कारण से इस स्फीयर पे आगे की तरफ फ्रिक्शन लगना चालू हो जाएगा, इस स्फीयर पे आगे की तरफ फ्रिक्शन लगना चालू हो जाएगा। तो ये फ्रिक्शन क्या करेगा, एक तो ये फ्रिक्शन क्या करेगा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो है उसे इंक्रीज कराएगा, इधर की तरफ सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है उसे इंक्रीज कराएगा, और साथ ही साथ ओमेगा को वो डिक्रीज करेगा, ओमेगा को वो डिक्रीज करेगा। क्यों ओमेगा को डिक्रीज करेगा, आप देख सकते हो फ्रिक्शन का जो टॉर्क मिलेगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो फ्रिक्शन का टॉर्क मिलेगा वो कैसा आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंगुलर एक्सेलरेशन कैसी आएगी वहां पे, एंटी क्लॉकवाइज। ओमेगा कैसा है, क्लॉकवाइज है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन एंटी क्लॉकवाइज और एंगुलर वेलोसिटी क्लॉकवाइज, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हुए। तो इसका मतलब है एंगुलर एक्सेलरेशन की वजह से, हालांकि वो एक्सेलरेशन की जगह हम रिटार्डेशन कहने लगेंगे, उसकी वजह से एंगुलर वेलोसिटी घटने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी। वही ये कह रहा है यहाँ पे कि रोटेशन डी एक्सेलरेट्स, वही ये शब्द यहाँ पर कह रहा है। ठीक, तो फ्रिक्शन क्या करेगा कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को आगे की तरफ बढ़ाएगा और ओमेगा को घटाएगा, ताकि ताकि बीसीएम ओमेगा आर के बराबर हो जाए और स्फीयर जो है वो प्योर रोलिंग करने लगे। तो ये लॉजिक लगने वाला है, ये कहानी होने वाली, लॉजिक क्या है, ये कहानी होने वाली है स्फीयर के साथ। ठीक, अब इस सवाल के लिए हमें क्या करना है वो हम देखते हैं। इनिशियली क्या कहानी है, इनिशियली सिंपली इतनी सी कहानी है कि ये जो स्फीयर है उसके पास, उसके सेंटर ऑफ मास के पास कोई वेलोसिटी नहीं है, सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। उसके सेंटर ऑफ मास के पास कोई वेलोसिटी नहीं है, सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। ठीक, सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। ठीक, और ग्राउंड के ऊपर है, और वो चाह रहा है कि होने क्या लगे, आखिरी में होने क्या लगे कि प्योर रोलिंग मोशन स्टार्ट हो जाए, प्योर रोलिंग मोशन जो है वो स्टार्ट हो जाए एक साथ। तो प्योर रोलिंग मोशन स्टार्ट होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, जब प्योर रोलिंग मोशन स्टार्ट होगा मान लो, तो उस समय इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो मैं ओमेगा डैश मान लेता हूँ, उस समय जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है वो मैं ओमेगा डैश मान लेता हूँ, और इसके सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो मैं वीसीएम मान लेता हूँ, वीसीएम मान लेता हूँ। ठीक, जब प्योर रोलिंग मोशन, तो प्योर रोलिंग मोशन की क्या कंडीशन है कि प्योर रोलिंग मोशन की कंडीशन ये है कि उस समय जो इसके लीनियर वेलोसिटी होगी वीसीएम, वो पीछे की तरफ जो ओमेगा डैश आर होगा उसके बराबर होनी चाहिए, कि वीसीएम जो है वो ओमेगा डैश आर के बराबर होनी चाहिए, तभी तो रोलिंग मोशन होगा। ठीक, तभी तो रोलिंग मोशन होगा। तो अब बेटा ये करें कैसे हम, इसमें एक तो कन्वेंशनल तरीका है कि हम फ्रिक्शन को इंक्लूड करें,
फ्रिक्शन को इंक्लूड करें, एक बार ट्रांसलेशनल मोशन की इक्वेशन लिखें जो कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होती है ना, और एक बार रोटेशन की इक्वेशन लिखें जैसे कि टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, फिर उसके बाद एसीएम को अल्फा आर के बराबर करें वगैरह वगैरह, ये सब बातें, बीसीएम को ओमेगा आर के बराबर आखिरी में करें, ये सब बातें। लेकिन इसका एक सिंपल सा जो कंसेप्ट है, इसका एक सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल तरीका है निकालने का, वो सिंपली क्या है, आप ध्यान से देखो, इसका जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होगा, सारे के सारे जो फोर्सेज है ना वो इसी पॉइंट से पास हो रहे होंगे, सारे के सारे जो फोर्सेज है ना वो इसी पॉइंट से पास हो रहे होंगे। यहाँ से पास हो रहा है फ्रिक्शन, इधर ही से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स नॉर्मल की भी यहीं से पास हो रही होगी, और नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, mg, नीचे की ही तरफ क्या लग रहा होगा, mg। तो बेटा सारे के सारे जो फोर्सेज हैं, मैं ऊपर वाले में ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि इसका मुझे यूज करना पड़ेगा, एक सेकंड। हाँ, तो बेटा यहाँ से mg पास हो रहा होगा और यहीं से नॉर्मल पास हो रहा होगा, यहीं से नॉर्मल पास हो रहा होगा। तो फॉर्चुनेटली है क्या कि ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है ना स्फीयर का, ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है ना स्फीयर का, इस पॉइंट का नाम मैं P रख देता हूँ मान लो, तो सारे के सारे जो फोर्सेज है वो इसी पॉइंट से पास हो रहे हैं, सारे के सारे जो फोर्सेज हैं बेटा वो इसी पॉइंट से पास हो रहे हैं, सारे के सारे जो फोर्सेज हैं वो इसी पॉइंट से पास हो रहे हैं, ठीक। तो इससे हमें फायदा क्या है, इससे हमें फायदा ये है कि इस P पॉइंट के अबाउट सारे फोर्सेस का टॉर्क जीरो आएगा, क्योंकि सारे ही फोर्सेस जो हैं वो बॉटम मोस्ट पॉइंट से पास हो रहे हैं ना, तो नॉर्मल, mg, फ्रिक्शन, इन सब का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट क्या आएगा, जीरो आएगा। तो P पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैसा आएगा, हमेशा जीरो बना रहेगा, हमेशा जीरो बना रहेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम P पॉइंट के अबाउट, यहाँ कर दे रहा हूँ, P पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं, इस सिस्टम का, सिस्टम में स्फीयर है सिंपली, इस सिस्टम का P पॉइंट के अबाउट, नीचे वाले पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं। इसका मतलब है P पॉइंट के अबाउट जितना इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा उतना ही फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक। और पिक्चर मैंने आपको बनाई दी है, इनिशियली वो सिर्फ घूम रहा है, फाइनली वो चल भी रहा है और घूम भी रहा है, ठीक, ये पिक्चर है। क्यों चलने लगा, क्यों घूमने लगा, वो मैंने आपको बता दिया, फ्रिक्शन बीसीएम बढ़ाएगा, ओमेगा घटाएगा, तब तक जब तक बीसीएम ओमेगा का के बराबर ना हो जाए, ठीक। तो आगे कहानी करते हैं। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम P पॉइंट के अबाउट, बेटा सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम आप सिंपली आई ओमेगा लिख दोगे, लेकिन वो एंगुलर मोमेंटम चाह रहा है P पॉइंट के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं, P पॉइंट के अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम लिखना है। तो P पॉइंट के अबाउट अगर हमें एंगुलर मोमेंटम लिखना है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम जो लिखना होता है वो तो सिंपली आई ओमेगा लिख दोगे, लेकिन उसके अलावा अगर किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना है सेंटर ऑफ मास के अलावा, तो उसे लिखने का तरीका क्या होता है कि सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम लिखो उस पॉइंट के अबाउट, प्लस प्लस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम लिख दो सेंटर ऑफ मास के अबाउट, बॉडी का एंगुलर मोमेंटम लिख दो सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक। समझना मेरी बात, मैं समझा रहा हूँ क्या है, ठीक। कि हमें P पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना है इस पूरी बॉडी का, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले हम उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे, सुनना ध्यान से, पहले हम उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे अबाउट पॉइंट P, हम उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे अबाउट पॉइंट P, फिर उसके बाद हम उस पूरी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट सेंटर ऑफ मास। मैं अभी क्वेश्चन में इक्वेशन लिखूंगा, समझ में आ जाएगा, ठीक। देखिए, तो P पॉइंट के अबाउट जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है वो कितना आएगा, सेंटर ऑफ मास, इनिशियली बेटा सेंटर ऑफ मास के पास तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं, इनिशियली सेंटर ऑफ मास के पास कोई वेलोसिटी है नहीं, तो इनिशियल सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम जीरो, प्लस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास, वो सिंपली आई ओमेगा लिख दोगे आप, आई ओमेगा। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, अब यूनिफॉर्म स्क्वायर आई की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, 2/5 mr स्क्वायर ओमेगा, ये एंगुलर मोमेंटम इनिशियल, ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आ गया। अब इसी तरीके से मैं आपको इस पूरे स्फीयर का फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिखता हूँ P पॉइंट के अबाउट, P पॉइंट के अबाउट फाइनल एंगुलर मोमेंटम, क्या तरीका है, पहले P पॉइंट के अबाउट सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे, फिर सेंटर ऑफ मास के अबाउट बॉडी का एंगुलर मोमेंटम लिख देंगे, ठीक है। तो बेटा P पॉइंट के अबाउट पहले सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे, कैसे लिखें, कैसे, सेंटर ऑफ मास को सिंपल एक पार्टिकल की तरह अज्यूम करो ना,
तो P पॉइंट से लेके सेंटर ऑफ मास तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है R। P से लेकर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है R। तो ऐसे केस में मोमेंट एंगुलर मोमेंटम लिखने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, m v r, खत्म बात, m v c m r प्लस प्लस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम, बॉडी का एंगुलर मोमेंटम I ओमेगा डैश, अब एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश मान लिया है ना, तो m v c m r प्लस I को क्या लिख सकते हो 2/5 mr स्क्वायर, और ओमेगा डैश को यहाँ से क्या लिख सकते हो, ये देखो ओमेगा डैश को क्या लिख सकते हो VCM बाय R, VCM बाय R। तो ये कितना बचा, एक R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस 2/5, तो 5 प्लस 2 7/5 m VCM R, m VCM R। ये फाइनल एंगुलर मोमेंटम आ गया। ठीक, अब इन दोनों को इक्वल कर देंगे, इन दोनों को सिंपली इक्वल कर देंगे, तो यहाँ से कितना आ रहा है 2/5 m r स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू 7/5 m VCM r। ठीक, यहाँ से r वार जो भी कटे कैंसिल आउट कर दो, मास जो भी कटे कैंसिल आउट कर दो, VCM की वैल्यू निकाल दो, बस खत्म करना। VCM वो लीनियर स्पीड ही पूछ रहा था, सवाल में सिर्फ लीनियर स्पीड पूछी थी, यानी कि अपन को VCM ही निकालना था कि स्फीयर का बाद में VCM जो होगा वो कितना होगा, फिर सेंटर ऑफ मास की स्पीड जो होगी वो कितनी होगी वही निकालना। ठीक है, तो ये सिंपल सा लॉजिक है, ये सिंपल सा लॉजिक। अच्छा एक और बात, यहाँ ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है ना, ध्यान से देखना कि सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम P पॉइंट के अबाउट प्लस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के अबाउट, बीच में मैंने प्लस किया है, तो ये ऐसे ही प्लस नहीं कर दिया है, माइनस भी हो सकता था, लेकिन इस केस में प्लस क्यों आ रहा है देखना ध्यान से। P पॉइंट के अबाउट अगर आप सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम लिखोगे, P पॉइंट के अबाउट, ध्यान से सुनना, P पॉइंट के अबाउट अगर आप सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम लिखोगे, तो एंगुलर मोमेंटम ध्यान से देखो इनवर्ट डायरेक्शन में आ रहा है, अंदर की तरफ, R क्रॉस MV से, R क्रॉस P से, R क्रॉस P एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला जो नहीं होता है, R क्रॉस P से एंगुलर मोमेंटम कहाँ आ रहा है, इनवर्ट आ रहा है। और साथ ही साथ बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, वो भी कहाँ आ रहा है, इनवर्ट आ रहा है। आई ओमेगा लिखोगे ना, तो ओमेगा डैश कैसा है, क्लॉकवाइज है, ओमेगा डैश कैसा है, क्लॉकवाइज है यहाँ पे, तो आप ओमेगा की डायरेक्शन में उंगलियां घुमाओगे तो अंदर की तरफ तो आ रहा है एंगुलर मोमेंटम भी, एंगुलर मोमेंटम भी कहाँ आ रहा है, अंदर की तरफ। तो P पॉइंट के अबाउट सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम प्लस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास, दोनों अंदर की तरफ आ रहे हैं इसलिए प्लस लगाया, कल को अगर अपोजिट होते तो माइनस लग जाता है यहाँ। ठीक है, ये लॉजिक भी याद ध्यान देना है अपन। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसी तरीके का। पढ़िए कि इस बार एक थिन स्फेरिकल शेल है और रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ था, उससे कोई पार्टिकल आके टकराता है कुछ इस तरह से, जो कि पार्टिकल कुछ इस तरीके से आके टकराता है कि वो उसके सेंटर ऑफ मास वाली लाइन से पास हो रही होती है, उसकी जो लाइन ऑफ क्या कहेंगे उसको यार, क्या बोलते थे उसको, मैं भूल गया सॉरी, कॉमन नॉर्मल जो होगा, कॉमन नॉर्मल जिसे हम कहते थे, कॉमन नॉर्मल जो कहते थे, तो वो कहाँ से पास हो रहा होगा, सेंटर ऑफ मास से, तो जिसकी वजह से जो शेल है वो लीनियर स्पीड v से मूव करने लगेगा बिना किसी एंगुलर वेलोसिटी। तो ऐसे केस में हमें बताना है कि जब वो प्योर रोलिंग करने लगे तो शेल की लीनियर वेलोसिटी क्या हो। तो सुनना ध्यान से, यहाँ पे पिछली बार सवाल में क्या किया था कि पिछली बार सवाल में ये कहा गया था कि उसको इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दे दी है, लेकिन लीनियर वेलोसिटी कुछ नहीं दी, लेकिन लीनियर वेलोसिटी कुछ नहीं दी। इस बार सवाल में बस उल्टा कर दिया है, क्या कर दिया है कि इस बार लीनियर वेलोसिटी दे दी है, इस बार लीनियर वेलोसिटी दे दी है, लेकिन इस बार लीनियर वेलोसिटी तो दे दी है, लेकिन इस बार कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं दी है। और वो कह रहा है कि जब वो प्योर रोलिंग मोशन स्टार्ट कर दे, प्योर रोलिंग मोशन स्टार्ट कर दे, तब उसकी लीनियर स्पीड कितनी होगी, ये कह रहा है। तो सवाल तो बिल्कुल वैसा ही है, लगभग समझ सकते हो। तो जब वो प्योर रोलिंग मोशन स्टार्ट कर देगा तो मैं मान लेता हूँ कि इसकी जो स्पीड है वो v डैश हो गई मान लो, और साथ ही साथ वो घूमने भी लगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, और रोलिंग मोशन होगा प्योर विदाउट स्लिपिंग, तो v डैश इक्वल टू ओमेगा आर के बराबर। ठीक, तो बेटा पहले जान लेते हैं कि पिक्चर में चलेगा क्या, पहले क्वेश्चन विजुलाइज तो कर लें कि इसमें आखिर होने क्या वाला है। तो ध्यान से देखो, अब जो नीचे वाला पॉइंट है उसके पास सिर्फ एक ही वेलोसिटी है, ट्रांसलेशन वाली v, घूमने वाली है नहीं, तो पीछे की तरफ क्या लगने लगेगा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या कराएगा, इस बार v को, लीनियर स्पीड को डिक्रीज कराएगा और एंगुलर स्पीड को इंक्रीज कराएगा, एंगुलर स्पीड को इंक्रीज कराएगा।
तब तक जब तक v की वैल्यू ओमेगा आर के बराबर ना हो जाए। समझ गए ना? तो करना क्या है, फिर से वही चीज करनी है बेटा, करना वही है, फिर से वही चीज कि नीचे वाले पॉइंट से ही सारे फोर्सेस पास होंगे, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कर दो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कर दो, यहाँ पे कर देते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। देख लो ध्यान से, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बॉडी का पी पॉइंट के अबाउट कैसे लिखेंगे, पहले पी पॉइंट के अबाउट सेंटर ऑफ मास का लिखेंगे, तो पी पॉइंट के अबाउट सेंटर ऑफ मास का लिखोगे तो क्या लिख दोगे, एम वी आर बस, प्लस फिर बॉडी का लिखोगे, बॉडी का लिखोगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो बेटा आई ओमेगा में से ओमेगा तो जीरो ही है इनिशियली, आई ओमेगा में से ओमेगा तो जीरो ही है इनिशियली, तो इसीलिए वो एंगुलर मोमेंटम बॉडी का सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना हो जाएगा, जीरो। फाइनल एंगुलर मोमेंटम, फाइनल बेटा सेंटर ऑफ मास का, पी पॉइंट के अबाउट सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम एम वी डैश आर, प्लस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो वो कितना हो जाएगा, आई ओमेगा, आई ओमेगा। तो यहां से चीजें क्या बच रही हैं, एम वी आर इज इक्वल टू एम वी डैश आर प्लस शेल है ना, तो 2/3 एम आर स्क्वायर, और वी डैश इक्वल टू ओमेगा आर है, तो ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, वी डैश बाय आर, तो एम वी आर इज इक्वल टू ये 1 प्लस 2/3, ये 1 प्लस 2/3 सिंपली कितना हो गया, 5/3, तो एम वी डैश आर। ठीक, यहाँ से एम आर और एम आर कैंसिल आउट हुआ, तो वी डैश की वैल्यू कितनी आई, 3v/5, ये आंसर खत्म करा। ठीक है, ये भी पिछले की तरह सवाल था, क्योंकि पिछली बार एंगुलर वेलोसिटी देकर छोड़ा था सरफेस पे, तब निकालना था, इस बार एंगुलर वेलोसिटी नहीं दी है, लीनियर वेलोसिटी देके छोड़ा है सरफेस पे, तो दोनों ही केसेस में किस्सा बड़ा सिंपल है, बस फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। हालांकि सवाल सॉल्व करने के लिए फ्रिक्शन की यहाँ पे जरूरत पड़ ही नहीं रही है, सिंपली बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा दिया, क्योंकि सारे फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन वहीं से पास हो रहे होंगे, तो उन सारे फोर्सेस का जो टॉर्क होगा बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट वो हमेशा जीरो बना रहेगा। ठीक, चलिए इसी तरह से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ो जब तक। क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि एक सॉलिड स्फीयर है, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, उसको v स्पीड भी दे दी है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आगे की तरफ v स्पीड भी दे दी है, यानी कि सेंटर ऑफ मास के पास v स्पीड है, और साथ ही साथ एंगुलर स्पीड भी है ओमेगा की, जो कि v/r के बराबर है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो हमें बताना है कि लीनियर स्पीड स्फीयर की कितनी होगी जब वो रोटेशन बंद कर दे, और दूसरे केस में जब वो रोलिंग शुरू कर दे। ठीक, तो पहले तो क्वेश्चन समझ लेते हैं कि भैया ये जो जानकारी दी है इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन समझ लेते हैं फिर आगे की बात करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन देखिए बेटा, जस्ट से यहां पर ये एक स्फीयर है, इस स्फीयर को कहा गया है कि आगे की तरफ v स्पीड भी दे दिए, साथ ही साथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी दे दिए, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ रहे हो मेरी बात? तो बेटा ध्यान से देखना, यहाँ रोलिंग नहीं हो रही है, तुमने देखा ओमेगा की वैल्यू v/r के बराबर है, तुमने तुरंत सोच लिया कि यहाँ पे रोलिंग मोशन तो पहले से ही हो रहा है, नहीं नहीं हो रहा है, रोलिंग मोशन पहले से नहीं हो रहा है। देखो जरा ध्यान से, बॉटम मोस्ट पॉइंट के पास ट्रांसलेशन वाली वेलोसिटी तो v इधर है ही, और साथ ही साथ ये स्फीयर कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो नीचे वाले पॉइंट के पास सर्कुलर मोशन में जो लीनियर स्पीड होगी वो भी तो इधर ही राइट में ही आ रही है, तो इसके पास v प्लस ओमेगा आर, और ओमेगा आर हालांकि ओमेगा जो है v/r के बराबर है, तो 2v लिख दूं। तो बेटा बॉटम मोस्ट पॉइंट के पास जो वेलोसिटी है वो पूरी आगे की तरफ है, पीछे की तरफ कोई वेलोसिटी नहीं है, पीछे की तरफ कोई वेलोसिटी नहीं है, तो यानी कि यहाँ पर ये केस रोलिंग मोशन का नहीं है। डेटा देख के मत डिसाइड कर लेना कि रोलिंग मोशन है, नहीं भैया, रोलिंग मोशन का केस ये नहीं है, ये बिल्कुल स्लिपिंग का केस है, रोलिंग विद स्लिपिंग का केस है। यहाँ पर स्लिपिंग होगी, यहाँ पर स्लिपिंग होगी, फिर से किस्सा वही है कि स्लिपिंग होगी तो फ्रिक्शन जो है वो पीछे की तरफ लगने लगेगा, फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगने लगेगा, तब तक लगेगा जब तक उसकी सेंटर ऑफ मास की जो स्पीड है वो ओमेगा आर के बराबर ना आ जाए, और नीचे वाले पॉइंट की जो नेट स्पीड है वो जीरो ना हो जाए। इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की स्पीड जीरो होनी चाहिए ना, वीसीएम आगे का ओमेगा आर पीछे का वो बराबर होना चाहिए ना, तो वही कंडीशन जब तक अचीव नहीं हो जाएगी तब तक फ्रिक्शन लगता रहेगा।
तब तक जो फ्रिक्शन है वो लगता रहेगा। तो ये तो इनिशियल कंडीशन हो गई, ये हो गई इनिशियल कंडीशन। अब मैं ए पॉइंट के लिए सॉल्व करता हूँ। पहले ए पॉइंट, ए पॉइंट पे वो फाइनल कंडीशन क्या चाहता है कि फाइनल कंडीशन वो ये चाहता है कि वो रोटेशन बंद कर दे, तब उसकी लीनियर स्पीड क्या हो। तो रोटेशन बंद कर दे इसका मतलब है सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पीड हो, कौन सी, लीनियर वाली, और वो है मान लो v डैश, वो है मान लो v डैश। करना क्या है, करना वही है जो अभी तक कर रहे थे इतनी देर से। सारे फोर्सेस जो होंगे वो पी पॉइंट से ही पास हो रहे होंगे, तो पी पॉइंट के अबाउट उन सारे फोर्सेस का टॉर्क जीरो है, तो पी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देंगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देंगे। तो पी पॉइंट के अबाउट पहले इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं। तो पी पॉइंट के अबाउट पहले सेंटर ऑफ मास का लिखेंगे, कितना हो जाएगा एम वी आर। उसके बाद सेंटर ऑफ मास के अबाउट बॉडी का लिखेंगे। तो ध्यान से देखना बेटा, पी पॉइंट के अबाउट सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम तो कहाँ आ रहा है, इनवर्ड आ रहा है, आर क्रॉस पी से, जस्ट अ सेकंड, आर क्रॉस पी से, आर क्रॉस पी से, आर क्रॉस पी से एंगुलर मोमेंटम जो आ रहा है पी पॉइंट के अबाउट सेंटर ऑफ मास का, वो इनवर्ड आ रहा है। लेकिन आई ओमेगा वाले फॉर्मूले से, आई ओमेगा वाले फॉर्मूले से आप जब सीधे हाथ की उंगलियों को यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो आपका थंब कहाँ पॉइंट आउट कर रहा है, बाहर की तरफ। थंब कहाँ पॉइंट आउट कर रहा है, बाहर की तरफ। थंब कहाँ पॉइंट आउट कर रहा है, बाहर की तरफ। तो बेटा बॉडी का एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो आ रहा है वो बाहर की तरफ आ रहा है, और पी पॉइंट के अबाउट सेंटर ऑफ मास का जो एंगुलर मोमेंटम है वो इनवर्ड आ रहा है। तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट आ रहा है, वही मैंने समझाया था कुछ समय पहले। इसीलिए यहाँ प्लस नहीं, यहाँ माइनस आएगा, माइनस आई ओमेगा इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम पी पॉइंट के अबाउट, पी पॉइंट के अबाउट फाइनल एंगुलर मोमेंटम सिर्फ सेंटर ऑफ मास का ही होगा, क्योंकि ए वाले केस में वो कह रहा है कि जब वो रोटेशन बंद कर दे, तो रोटेशन बंद कर दे मतलब एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाए, जीरो। तो सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ मास का ही एंगुलर मोमेंटम लिखना है पी पॉइंट के अबाउट, कितना हो जाएगा एम वी डैश आर। ठीक, तो यहाँ से एम वी आर माइनस सॉलिड स्क्वायर है तो 2/5 एम आर स्क्वायर, और ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू तो सवाल में दी है वी बाय आर इज इक्वल टू एम वी डैश आर। तो यहाँ से एक आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1 माइनस 2/5 3/5 एम वी आर इज इक्वल टू एम वी डैश आर। तो वी डैश की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 3/5, ये आंसर। तो ए पॉइंट का ये आंसर हो गया, वी डैश इक्वल टू 3/5, ए पॉइंट का सिंपली ये आंसर। ठीक, इसके बाद बी वाले पॉइंट की बात कर लें। बी वाले पॉइंट की बात कर लें कि बी वाले पॉइंट में वो कह रहा है कि रोलिंग शुरू हो जाए। तो बेटा कर चुके हो ये क्वेश्चन, ठीक है, फिर से एक बार वही कंसेप्ट लगा देते हैं। ठीक, कि पी पॉइंट के अबाउट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू पी पॉइंट के अबाउट फाइनल एंगुलर मोमेंटम। हालांकि फाइनल सिचुएशन बी पॉइंट में होगी क्या, बी पॉइंट में फाइनल सिचुएशन जो है वो ये होनी चाहिए कि वो रोलिंग स्टार्ट कर दे। तो रोलिंग स्टार्ट कर दे मतलब आगे की तरफ स्पीड है मान लो वी डैश, वी डैश तो पहले यूज कर चुके हैं, वी वन कर देता हूँ, v1, और एंगुलर वेलोसिटी है मान लो ओमेगा डैश। तो नीचे वाले पॉइंट के पास v1 और आगे की तरफ पीछे की तरफ ओमेगा डैश r, और रोलिंग के लिए v1 की जो वैल्यू है वो ओमेगा डैश r के बराबर हो जाए। ठीक, ये फाइनल सिचुएशन होनी चाहिए। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कोई सा भी ले लो बेटा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम फिर से यही वाली सिचुएशन से ले लो, चाहे इनिशियल आप चाहो तो इनिशियल कंडीशन यहाँ से ले लो एंगुलर मोमेंटम, या फिर ये ए वाला केस है यहाँ से एंगुलर मोमेंटम ले लो। ठीक है, इनिशियल इसको मान लो, बी पॉइंट के लिए इनिशियल कंडीशन ये ले लो और फाइनल ये ले लो, सेम रहेगा ना एंगुलर मोमेंटम। तो पी पॉइंट के अबाउट जो भी आएगा हमेशा ही सेम आएगा, हमेशा सेम ही रहेगा ना, तो तुम्हारी मर्जी है बेटा। ठीक है, चलो, तो मैं ए वाली कंडीशन, बी के लिए ए वाले को इनिशियल कंडीशन मान लेता हूँ। तो मैं पी पॉइंट के अबाउट जो इसका एंगुलर मोमेंटम लिखूंगा, तो कितना लिखूंगा, एम वी डैश आर इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, इस केस में कितना हो जाएगा, एम वी वन आर प्लस आई ओमेगा डैश। ठीक, तो वी डैश की वैल्यू तो आई चुकी थी, कितनी आई, 3/5 वी, 3/5 वी। तो 3/5 एम वी आर इज इक्वल टू एम वी डैश आर प्लस आई की वैल्यू सॉलिड स्क्वायर है तो 2/5 एम आर स्क्वायर, और ओमेगा डैश की वैल्यू v1 बाय आर, रोलिंग मोशन है ना, तो v1 बाय आर। तो 3/5 एम वी आर इज इक्वल टू एम वी डैश आर
प्लस v1, सॉरी यहाँ से r कट जाएगा, तो 2/5 m v1 r। अब यहाँ से क्या बचेगा, 5 + 2 7, तो 3v/5 इज इक्वल टू 7/5 v1। So v1 comes out to be 3/7 v। तो ये आंसर हो जाएगा 3/7, ये सिंपल सा आंसर। एक बार रिवाइंड करके आप वापस से इसको देख लीजिए जिस पॉइंट पे आपको कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सारे जो कंसेप्ट अभी तक किए वो एक ही कंसेप्ट पे बेस्ड थे कि नीचे वाले पॉइंट के अबाउट सेंटर ऑफ मास के अलावा किसी और पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराना है, वही करना था और कुछ भी नहीं, ठीक। ये सवाल अपन को एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में ही कर लेते तब भी चल जाता, लेकिन तब तक रोलिंग मोशन नहीं पढ़ा होता है, इसीलिए यहीं पे कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। उसने बोला कि एक सॉलिड स्फीयर है जो कि रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लीनियर स्पीड v से चल रहा है, रोल कर रहा है, ठीक है। एक दीवार से टकराता है इलास्टिकली, तो आपको बताना है कि उस स्फीयर की स्पीड क्या होगी जब टकराने के बाद वो रोलिंग मोशन पीछे की तरफ शुरू कर देगा। तो कंडीशन क्या है देखना ध्यान से, ये रही ग्राउंड मान लो और ये रही दीवार। तो बेटा ध्यान से देखो, ये जो स्फीयर है ये v स्पीड से आगे की तरफ जा रहा है और उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है उस समय ओमेगा मान लो, ये इनिशियल कंडीशन है, ठीक। और वो कह रहा है कि रोलिंग कर रहा है तो v इक्वल टू ओमेगा आर है इस समय, v इक्वल टू ओमेगा आर है इस समय, ठीक। फाइनली क्या हो जाए, टकराने के जस्ट बाद अगर मैं बात करूँ, टकराने के बाद, फाइनली नहीं कहूँगा मैं आफ्टर कोलिजन की बात करूँ, आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद क्या होगा कि कोलिजन के बाद जस्ट सेकंड, दीवार से जब ये स्फीयर टकराएगा, कोलाइड करेगा, तो उसके बाद, और वो कह रहा है इलास्टिकली, तो इलास्टिकली टकराने का मतलब है कि जो उसकी स्पीड v है पहले वही बाद में रहेगी। सब जानते हो, अब तो इलास्टिक कोलिजन के बारे में जानते हो ना, अभी तो सर, कि जो स्पीड v है अभी वही बाद में भी रहे। तो बेटा इलास्टिकली कह रहा है तो मतलब टकराने के बाद इसकी स्पीड जो है वो v पीछे की तरफ हो। लेकिन 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 एंगुलर वेलोसिटी का क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी का क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी का क्या होगा। तो बेटा एंगुलर वेलोसिटी जो है वो अनचेंज्ड रहेगी, वो अनचेंज्ड रहेगी बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो, जब ये स्फीयर इस दीवार से टकराएगा, जब ये स्फीयर इस दीवार से, इस वॉल से कोलाइड करेगा, जब ये स्फीयर इस वॉल से कोलाइड करेगा, तो वॉल की वजह से, वॉल दीवार की वजह से जो स्फीयर पे फोर्स लगेगा वो स्फीयर के सेंटर ऑफ मास से ही पास होगा, ठीक। दीवार की वजह से इस स्फीयर पे जो फोर्स लगेगा वो इस स्फीयर के सेंटर ऑफ मास से ही पास होगा, सेंटर ऑफ मास से ही पास होगा। तो उस फोर्स का जो टॉर्क है सेंटर ऑफ मास के अबाउट वो कितना मिलेगा, जीरो। सेंटर ऑफ मास के अबाउट उस फोर्स का जो टॉर्क मिलेगा वो जीरो मिलेगा। जब टॉर्क जीरो है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जब टॉर्क जीरो है तो एंगुलर एक्सेलरेशन कितनी होगी, जीरो। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा में टाउ जीरो है तो अल्फा कितना होगा, जीरो होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है तो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक। तो अब इस सिचुएशन में हो क्या रहा है, इस सिचुएशन में इस पॉइंट के पास वेलोसिटी जो है वो आगे की तरफ v भी है प्लस ओमेगा आर भी है, तो इसको चाहो तो आप 2v लिख सकते हो। अब वो कह रहा है कि इसके बाद जब वो रोलिंग मोशन शुरू कर दे ग्राउंड पे, जब वो रोलिंग मोशन शुरू कर दे ग्राउंड पे तब उसकी स्पीड क्या होगी। तो बेटा इसके बाद का तो सवाल अब यही वाला है, इसके बाद का तो जो सवाल है वो यही वाला है, सिंपली यही तो है। इसके बाद का ये जो सवाल है ये वही तो है, बस ये आगे की तरफ है वो पीछे की तरफ, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हिस्सा है ये वाला, कि जब वो प्योर रोलिंग मोशन स्टार्ट कर दे, प्योर रोलिंग मोशन जो है वो स्टार्ट कर दे, ठीक। यही तो वो कह रहा है, समझ गए मेरी बात यहाँ पे। तो यही सिंपली आपका लॉजिक, चलिए तो उसको अब आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यही आंसर आ जाएगा 3/7, ठीक। चलिए हाँ बेटा, अब आते हैं रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो पॉसिबल सिचुएशंस थी, जितने पॉसिबल क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको सारे आइडिया दे दिया उसका, ठीक है। इतना ही रिवाइज कर लो, बहुत हो जाएगा। इनकी ही प्रैक्टिस करो, रिवीजन क्या है, इनकी ही प्रैक्टिस कर लो सिंपली।
इसके बाद बेटा बात करते हैं रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, तो इंक्लाइंड प्लेन का कंसेप्ट क्या होता है कि जैसे मान लो ये एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसकी हाइट h है और इसकी जो लेंथ है वो है s, मान लो s। तो यहाँ पे इस इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो थीटा मान लो। तो बेटा इस स्फीयर पे फोर्स कौन कौन से लग रहे होंगे? एक तो लग रहा होगा इस इंक्लाइंड प्लेन की वजह से नॉर्मल इधर, एक लग रहा होगा mg cos थीटा इधर, बट उनका यहाँ पे कोई काम नहीं है इसलिए मैंने ड्रॉ नहीं किया। यहाँ पर जो काम का है वो mg sin थीटा है, तो वो मैंने ड्रॉ किया। इधर की तरफ क्या लग रहा होगा? mg sin थीटा। अब ध्यान से देखो, mg sin थीटा ऐसे नीचे की तरफ स्फीयर को ड्रैग करने की कोशिश करेगा, नीचे घसीटने की कोशिश करेगा। तो इस पॉइंट के पास हर समय आगे की तरफ स्लिपिंग की टेंडेंसी होगी। इस पॉइंट के पास हर समय आगे की तरफ स्लिपिंग की टेंडेंसी होगी। तो इसीलिए इस स्फीयर पे अगर रोलिंग चाहिए तो इस इंक्लाइन प्लेन की वजह से इस स्फीयर पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगते रहना चाहिए। इस स्फीयर पर इंक्लाइंड प्लेन की वजह से पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगातार लगते रहना चाहिए, अदरवाइज ये पॉइंट जो है वो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर स्लिप कर जाएगा। तो रोलिंग जो है, सबसे पहली बात, रोलिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ रफ इंक्लाइंड सरफेस पर ही पॉसिबल है, स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस पे पॉसिबल है ही नहीं। हाँ, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पॉसिबल है। रोलिंग जो है स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पॉसिबल है, वो क्यों मैं शायद पिछले लेक्चर में किसी में बता चुका हूँ। लेकिन जो रोलिंग मोशन है इंक्लाइंड सरफेस पे वो सिर्फ और सिर्फ रफ में पॉसिबल है, क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ चाहिए ही चाहिए रोल कराने के लिए। और फ्रिक्शन हो लग भी रहा हो तब भी रोलिंग हो रही हो ऐसा भी जरूरी नहीं है, उसके लिए मैंने आगे कंडीशन लिख रखी है, तब भी जरूरी नहीं है। तो कब क्या होगा ये सारी बातें अब हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। ठीक, चलिए सबसे पहली बात, अगर सवाल में लिखा है कि बॉडी जो है वो रोल कर रही है इंक्लाइंड सरफेस पे, बॉडी जो है वो रोल कर रही है इंक्लाइंड सरफेस पे, कोई सिलेंडर है, ठीक है, कोई स्फीयर है, कोई रिंग है, कोई डिस्क है, वो अगर रोल कर रही है इस इंक्लाइंड सरफेस पे, तो ऐसे केस में उस पर जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा? ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, म्यू mg sin थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर। म्यू क्या हो गया? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंक्लाइंड सरफेस का, आर रेडियस हो गया और के क्या हो गया? रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक, दूसरी बात, अगर किसी इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर किसी बॉडी को रोल करना है तो मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो उस इंक्लाइंड सरफेस का होना चाहिए, मिनिमम कम से कम वो इतना होना चाहिए, tan थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो यानी कि हर बॉडी का ये अलग अलग आएगा, स्फीयर का अलग आएगा। स्फीयर के लिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जो रिक्वायरमेंट है वो कुछ अलग होगी रोलिंग के लिए, सिलेंडर के लिए अलग होगी, और मान लीजिए रिंग के लिए अलग होगी, डिस्क के लिए अलग होगी। कितनी, वो फॉर्मूला यहाँ पर मैंने लिख रखा है। आगे एक आध क्वेश्चन भी है तो वहां पे मैं दिखा दूंगा कैसे अप्लाई करना है। जब ये रोलिंग बॉडी जो है वो नीचे पहुंचेगी तो नीचे पहुंचने पर इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी, ये वैल्यू आपको याद रखनी है, √2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये आती कैसे है? ये आती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देने से, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देने से। ठीक है, कि यहाँ पे था तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी, जब नीचे आ जाएगा तो वो पूरी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी, वो रोलिंग की काइनेटिक एनर्जी, सिर्फ हाफ mv स्क्वायर में नहीं, रोलिंग की काइनेटिक एनर्जी में हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो उसकी मदद से ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आती है √2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। साथ ही साथ इस रोलिंग बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होता है रोलिंग के दौरान वो कितना होगा? ACM इक्वल टू सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन g sin थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, g sin थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक, अच्छा अगर मान लीजिए ये जो सरफेस है ये रफ ना होके कंप्लीटली स्मूथ होती तो ऐसे केस में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी हो जाती? सिंपली √2gh, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से सिंपली ट्रांसलेशन वाली होती ना। अगर ये स्मूथ होती सरफेस तो रोलिंग होती ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी होती तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से √2gh आ जाती और एक्सेलरेशन g sin थीटा आ जाती। वो लॉज ऑफ मोशन से ही पढ़े आ रहे हैं कि एक्सेलरेशन इस तरफ कितनी आ जाती? g sin थीटा। नीचे का हिस्सा तब आ रहा है जब रोलिंग भी हो रही है। ठीक, तो ये याद रखें। साथ ही साथ अगर आपने उस सरफेस के ऊपर से बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट से अगर आपने बॉडी को छोड़ा है तो नीचे पहुंचने में उससे समय कितना लगेगा वो टाइम यहाँ पे लिख रखा है, 1 अपॉन साइन थीटा √2h बाय g 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये याद रखें, जहां से भी छोड़ो
h की जगह h डैश ले लेना। अगर वो बोले कि हाँ h पूरी हाइट से नहीं इस हाइट से छोड़ा है तो h की जगह वो हाइट ले लेंगे। ठीक, ये सिंपल से। चलिए बेटा अब शुरू करते हैं इस पे बेस्ड कुछ सिंपल से क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं, जरूरी है। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताओ फॉर अ सॉलिड स्फीयर टू रोल विदाउट स्लिपिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री। ये वाला रहा फॉर्मूला कि मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताओ सॉलिड स्फीयर के लिए, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे रखा है वगैरह वगैरह, कितना होगा। ठीक, तो देखो ध्यान से, तो मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, tan थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर। थीटा की वैल्यू तो 45 डिग्री है, आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर की वैल्यू और पता पड़ जाए तो आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सॉलिड स्फीयर का वो कितना होता है 2/5 एम आर स्क्वायर। इसको क्या लिख दोगे रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म्स में, एम के स्क्वायर 2/5 एम आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 5/2 आ गई। तो बस खत्म बात। तो मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 1045 अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर यानी कि 5/2। तो मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 2/7। तो मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो रिक्वायर्ड है वो कितना है यहाँ पे 2/7। अभी ये मान लो अगर सॉलिड स्फीयर की जगह हॉलो स्फीयर होता तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू 2/3 एम आर स्क्वायर लिख देते और फिर आई को फिर से एम के स्क्वायर ही लिख देते। अगर ये सॉलिड स्फीयर की जगह डिस्क होती तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू एम आर स्क्वायर बाय 2 लिख देते और आई की वैल्यू फिर से एम के स्क्वायर लिख देते। तो आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर की वैल्यू अलग अलग आती रहती है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू अलग अलग आ जाएगी। समझ गए ना, कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक डिस्क है और एक स्फीयर है सेम रेडियस का बट मास अलग अलग है। दोनों को एक ही इंक्लाइन प्लेन से छोड़ा है तो बताना है कौन सा नीचे पहुंचेगा, कौन सा नीचे पहुंचेगा। बेटा रेडियस सेम है बट मास अलग है। बट अगर ध्यान दें तो क्या कहीं से कहीं तक मास का कोई रोल होने वाला है यहाँ पे, देखो ध्यान से। टाइम के इस फॉर्मूले में मास कहीं से कहीं तक दिख रहा है। असर किसका पड़ने वाला है, इंक्लाइन प्लेन तो सेम है तो थीटा और एच वो तो दोनों के लिए सेम हो गया। असर सिर्फ पड़ने वाला है के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का, के स्क्वायर और आर स्क्वायर के रेशियो का, इसका असर पड़ने वाला है। ठीक है, तो देखो बेटा जैसे कि जो टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है रूट ऑफ 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक, तो यानी कि जिसका के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का रेशियो ज्यादा होगा उसका टाइम ज्यादा होगा, मतलब वो देर में पहुंचेगा, वो टाइम ज्यादा लेगा। तो पहले मैं डिस्क के लिए बात कर लेता हूँ। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाय 2। आई को लिख सकते हो एम के स्क्वायर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ से के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ गई 1/2। ठीक, उसके बाद बात करें स्फीयर। स्फीयर अगर नहीं मेंशन है तो आप सॉलिड लेकर ही करना। सॉलिड स्फीयर I इज इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर। आई की वैल्यू एम के स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर। तो यहाँ से आपकी सिंपली के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 2/5। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5 और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.4। तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की जो वैल्यू है, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की जो वैल्यू है, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो किसकी ज्यादा आ रही है, वो डिस्क की ज्यादा आ रही है सॉलिड स्फीयर से, सॉलिड स्फीयर से डिस्क की ज्यादा आ रही है। इसीलिए टाइम जो है वो डिस्क को ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू सॉलिड स्फीयर। तो पहले कौन पहुंचेगा, पहले स्फीयर पहुंचेगा। टाइम कम लग रहा है ना तो पहले स्फीयर पहुंच जाएगा, पहले स्फीयर। ठीक, तो ये सिंपल सा लॉजिक। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब इसमें बोला है कि एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका मास रेडियस वैल्यूज दी है। इस बार एक इंक्लाइन प्लेन पे वो रोल करते हुए ऊपर चढ़ रहा है, रोल करते हुए इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर चढ़ रहा है और इंक्लिनेशन कितना है 30 डिग्री। सेंटर ऑफ मास की जो स्पीड है वो इनिशियली 4 मीटर पर सेकेंड है। और ऑब्वियसली ये इनिशियली होगी क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएगा सेंटर ऑफ मास की स्पीड घटती चली जाएगी, तो इनिशियली दे रखी है यहाँ पे। तो वो पूछ रहा है कि जो सिलेंडर है वो इंक्लाइन सरफेस पे कितना ऊपर तक चढ़ पाएगा, मतलब डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर पाएगा।
ध्यान से देखो। मान लो ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन पे जो मैक्सिमम हाइट को चढ़ पाया वो है मान लो h, और करस्पॉन्डिंगली ये जो डिस्टेंस है ये है s। ये एंगल कितना दे रखा है उसने, 30 डिग्री। ठीक है, मैंने सिंप्लिसिटी के लिए मैंने यही मान लिया कि इंक्लाइन प्लेन के टॉप तक चला गया। ठीक है, तो वहीं तक मैं कर दे रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ से रोलिंग करते हुए उसे चढ़ाना है ऊपर की तरफ। तो सिंपली मैंने आपको क्या बताया कि नीचे जो इसकी स्पीड है वो कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड, तो उससे वो मैक्सिमम हाइट तक कितना चल पाएगा। तो मैंने क्या बताया था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से स्पीड आती है ना, कि ऊपर की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सारी की सारी नीचे काइनेटिक एनर्जी में बदल दो। तो यहाँ पर भी तो वही लॉजिक लगाना है कि नीचे की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो सारी की सारी ऊपर पोटेंशियल एनर्जी में बदल दो। जब ये करोगे ना तो स्पीड की जो वेलोसिटी जो है बेसिकली उसकी, वो सिंपल फॉर्मूला वही आ जाता है √2gh/1+k²/r², यही आ जाएगा। तो h की वैल्यू यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, v² इंटू 1+k²/r²/2g, v²/2g 1+k²/r²। ठीक, अब सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर स्पीड दी है, g पता है, सॉलिड सिलेंडर है बेटा, तो इसके k²/r² की वैल्यू बस पता करनी है। तो I की वैल्यू सॉलिड सिलेंडर क्या होता है, mr²/2। I को आप क्या लिख सकते हो, mk² इज इक्वल टू mr²/2। सो k²/r² की वैल्यू 1/2, ये आ गई। तो अब जो हाइट निकालनी है, हाइट की वैल्यू ऊपर कर रहा हूँ, सॉरी, हाइट की जो वैल्यू है v कितना दिया हुआ है, 4, तो 4 का स्क्वायर अपॉन और 2g, तो 2 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू 1+k²/r², 1+1/2, तो h इज इक्वल टू 16/20 इंटू 3/2। ठीक, यहाँ से आप जो भी वैल्यू है आप कर लोगे, यहाँ से आप जो भी वैल्यू आएगी आप सिंपली कर लोगे ना यहाँ से। ठीक है, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, तो h की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 6/5। h की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 6/5। लेकिन h नहीं चाहिए, s चाहिए, s चाहिए, डिस्टेंस चाहिए जो चलेगा वो। तो सिंपली sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो h इज इक्वल टू s sin 30। हाँ सही है ना, s की वैल्यू चाहिए ना अपन को, सॉरी एक सेकंड, तो s इक्वल टू h अपॉन sin 30। तो h की वैल्यू कितनी होगी, 6/5, sin 30 कितना होता है, हाफ, तो हाफ का 2 ऊपर जाएगा 2, तो 12/5। अब 12/5 कितना हो गया, 2.4 मीटर, 2.4, यही s की वैल्यू चाहिए। समझ में आया, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला कहाँ से लगा दिया मैंने, क्या बोला कि यहाँ से अगर छोड़ते, ऊपर वाले पॉइंट से छोड़ते, ऊपर वाले पॉइंट से छोड़ते तो नीचे क्या स्पीड होती, उसका फॉर्मूला ये आया। कैसे आया, आपने ऊपर से नीचे तक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दी, ऊपर की सारी पोटेंशियल एनर्जी नीचे काइनेटिक एनर्जी में बदल दी अगर छोड़ते तो। ठीक, इसी तरह से वो पूछ रहा है कि यहाँ से अगर फेंके, रोल करते हुए जाएगा तो ऊपर मैक्सिमम हाइट कितनी ऊपर चढ़ पाएगा, तो मैक्सिमम हाइट पे तो फाइनल स्पीड 0 हो ही जाती है। तो आप फिर से वही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते, आप फिर से उसी रिजल्ट पे पहुंचते। ठीक है, वही रिजल्ट पे पहुंचते, तो क्यों ना डायरेक्ट लिख दिया जाए यहाँ से, जब फॉर्मूला है ही, तो सिंपली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी यही रिजल्ट आना ही था। ठीक, चलिए हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। यहाँ पर दिया हुआ है कि एक बॉडी है जो कि इंक्लाइन प्लेन पे रोल कर रही है बिना स्लिपिंग के, तो फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद इट्स रोटेशन विल बी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है वो रेशियो पूछ रहा है, वो रेशियो पूछ रहा है रोटेशनल एनर्जी डिवाइडेड बाय रोलिंग की एनर्जी, इसका वो फॉर्मूला, इसका वो रेशियो पूछ रहा है। तो बेटा क्या है, रोटेशन की एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक, रोलिंग की एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम VCM स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक, ट्रांसलेशनल, रोलिंग में क्या होता है, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, तो हाफ आई को आप क्या लिख सकते हो, एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन हाफ एम, जब बेटा वो रोल कर रहा होगा तो VCM की वैल्यू जो होगी वो ओमेगा आर के बराबर होगी। VCM की जो वैल्यू होगी वो सिंपली ओमेगा आर के बराबर होगी। तो आप VCM को क्या लिख सकते हो, ओमेगा आर, तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस हाफ आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम के स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ से क्या बचेगा,
ऊपर बचा m तो काट ही दो हर जगह से, ऊपर बचा k स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा, नीचे बचा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी क्या बचा k स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर भी काट दें ऊपर से, तो k स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, तो k स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है ऐसा, थर्ड ऑप्शन, तो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, ये पूछ रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दूसरी बात वो पूछ रहा है, क्या दूसरी बात पूछ रहा है कि इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय रोलिंग की काइनेटिक एनर्जी, इसका क्या रेशियो होगा, ये भी कर लेते हैं। अब ट्रांसलेशन की क्या होती है, हाफ एम वी सी एम स्क्वायर अपॉन रोलिंग की क्या होती है, हाफ एम वी सी एम स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ एम वी सी एम स्क्वायर अपॉन हाफ एम वी सी एम स्क्वायर प्लस हाफ आई को क्या लिख सकते हैं एम के स्क्वायर, और क्योंकि रोलिंग मोशन कर रहा है तो ओमेगा को अपन लिख सकते हैं वी सी एम बाय आर, तो ओमेगा की जगह वी सी एम बाय आर यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक, तो यहाँ क्या बचेगा अब एम वी सी एम स्क्वायर ऊपर हाफ एम वी सी एम स्क्वायर हाफ एम वी सी एम स्क्वायर हाफ एम वी सी एम स्क्वायर, ये सब जगह से कट जाएगा, क्या बचेगा 1/1 प्लस के स्क्वायर बाय आर, के स्क्वायर बाय आर। ठीक, अब ये सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, आई की वैल्यू आप एम के स्क्वायर लिखोगे 2/5 एम आर स्क्वायर लिखोगे, यहाँ से के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर जो आएगा, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर जो आएगा वो कितना आएगा 2/5 आ गया, ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, यहाँ पे इस जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो, तो 1/1 प्लस 2/5, सो इट कम्स आउट टू बी 5/7, तो 5:7 इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ गए, तो 5:7 इज द करेक्ट ऑप्शन, ये समझ गए आपकी बात। ठीक, चलिए हाँ, एक ये लास्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें क्या कहा गया है कि ऑब्जेक्ट है जिसका रेडियस r है और मास m है, ये हॉरिजॉन्टली रोल कर रहा है बिना स्लिपिंग के, कितनी स्पीड से, v से। इसके बाद ये एक हिल पे चढ़ जाता है जिसकी मैक्सिमम, जिसके ऊपर वो मैक्सिमम हाइट तक जा पाता है कितना 3v²/4g पे, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये पूछा है उसने। ठीक, मतलब एक हिल है इस तरह का, मान लो एक स्फीयर था जो कि किसी स्पीड से रोल कर रहा था, उस स्पीड से रोल करने के बाद वो इस हिल पे चढ़ने लगा, इस हिल पे चढ़ने लगा, तो वो पूछ रहा है कि वो मैक्सिमम कितनी हाइट तक उस हिल पे जा पाएगा, मैक्सिमम कितनी हाइट तक उस हिल पे जा पाएगा, तो मैक्सिमम हाइट पे स्पीड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो फिर से वही लॉजिक है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो या डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो, तो फॉर्मूला ही लगा देते हैं सिंपली, v इज इक्वल टू √2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो यहाँ से तुम्हारी h की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई v²/2g 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक, तो h इज इक्वल टू, अच्छा, और h की वैल्यू कितनी दी है 3v²/4g, 3v²/4g इज इक्वल टू v²/2g 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, v स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये 2g और 2 बचेगा, तो 3/2 इज इक्वल टू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर जो होगा वो कितना बचा 3/2 माइनस 1 करोगे तो 1/2, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय 2, दोनों तरफ जो है मास का मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो एम के स्क्वायर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2, अब ये एम के स्क्वायर क्या हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस बॉडी का, तो एम आर स्क्वायर बाय, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया एम आर स्क्वायर बाय, समझ गए बात। ठीक, इस क्वेश्चन में वो ये भी पूछ सकता था, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना पूछ के वो ये पूछ सकता था कि बताओ ये जो रोलिंग बॉडी है ये कौन सी होगी, ये सॉलिड सिलेंडर होगा या हॉलो स्फीयर होगा या सॉलिड स्फीयर होगा या रिंग होगी, ये पूछ सकता था। तो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय 2 आ गया,
तो ये किसका होता है, सॉलिड सिलेंडर का भी होता है और साथ ही साथ डिस्क का भी होता है। तो जो ऑप्शन होता है आप टिक कर दीजिए। ठीक, तो यहाँ पे हम रोटेशन के चैप्टर को खत्म करते हैं। ठीक है, तो रोटेशन में आप इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, आपका काम हो जाएगा आराम से, इन कंसेप्ट से आपका काम आराम से हो जाएगा। ठीक है।